कड़ी लड़ाई है झारखंड में, मैं जो देख रहा हूँ जमीनी स्तर पर भी। इसलिए केवल सीटों का बंटवारा ही पर्याप्त नहीं होगा कि एक पर सहमति हो गई, उम्मीदवार भी चाहिए और पार्टी का नेतृत्व तीनों पार्टियों का मिलकर जो मुद्दे हैं उन पर भी एकमत हो। कोई मुद्दा ऐसा हम न पकड़ें जिसमें कोई समाज का कोई वर्ग छिटक जाए इससे। मुझे लगता है कि ये जब बात कर रहे हैं सीटों के बंटवारे का, तो उसमें महत्वपूर्ण ये नहीं कौन कितना सीट ले लेगा, बल्कि कितने सीटों पर किसके उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं, मजबूत हैं। मुझे लगता है कि जो बातचीत शुरू इनकी हो रही है वो इस रूप में हो रही है कि जनता दल यू बता दे कौन उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं, आजसू बता दे कि कौन उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं, और भाजपा भी बताए। तो मैंने विधानसभा में 2 सवाल डाला था। एक सवाल था कि चिटाही में महिलाओं के साथ मारपीट हुई, उसमें नामजद अभियुक्त हैं, केवल एक शराबी आदमी को पकड़ लिया। तो ये पूछा था, इसमें सरकार का उत्तर आया एनडीए फोल्डर में आने के बाद ये मुद्दा भूल नहीं जाएंगे आप। तो एनडीए फोल्डर से क्या होता है? अगर कोई अपराध है तो अपराध है। कोई एनडीए का आदमी अपराध करता है तो हम कैसे कहेंगे कि अपराध नहीं है? और मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि जो गरीब हैं, मजलूम हैं, दबे कुचले हुए लोग हैं, उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ और ये आवाज़ तो मैं उठाऊँगा। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरजू राय जी विधिवत रूप से जदयू में शामिल हो गए हैं और अब झारखंड में इनकी बड़ी मजबूत और सशक्त दावेदारी सामने आ रही है। पूरे मामले पर उन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि आगे क्या तैयारी है, और जदयू से जब पार्टी के विलय की बात आ रही है तो इनका जो भाजपा है वो कब तक विलय हो जाएगा। सर, आप तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन आपके साथ बहुत सारे नेता अभी ज्वाइन करना बाकी रह गया है, आपकी पार्टी का विलय होना बाकी रह गया है, ये सब काम कब तक हो जाएगा? पार्टी जब 2 पार्टियां मिलती हैं, कुछ औपचारिकताएं होती हैं, उनके बारे में झारखंड में जनता दल यू के जो भी पदाधिकारी हैं और हमारे भारतीय जनता मोर्चा के जितने पदाधिकारी हैं, ये आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात करेंगे और बात करके विलय की प्रक्रिया पूरा करने लेंगे। सिद्धांततः ये तय है कि हम लोग मिलेंगे। मगर जैसे जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में सारा काम बूथ कमेटी बनाने से लेकर भाजपा ने ही किया है। कल भी लोग बैठे थे, 25 अगस्त को बूथ सम्मेलन रखा है अपने क्षेत्र का बड़ा सा, तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं। ये सब औपचारिकताएं हो जाती हैं तो किसी भी दिन हम लोग घोषणा कर देंगे कि पार्टियों का मिलन होगा। लेकिन जदयू ने जिस गर्मजोशी से आपको अपनी पार्टी में लिया है और जिस तरह से कमान आपको झारखंड में सौंपने की तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि अब आपकी जवाबदेही खुद की नहीं है, कुछ और लोगों को भी इस सीट पे या कई सीटों पे चुनाव जितवाने की है, रणनीति बनाने की है, और एनडीए में यदि साथ होते हैं आप लोग तो उसमें भी अपनी एक सशक्त भूमिका निभाने की है। एनडीए में जनता दल यू भी झारखंड के लिए शामिल रहे, इसकी उम्मीद है। अभी तक दिल्ली की सरकार में जदयू भी है और बिहार में जदयू की सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी है। यहाँ पिछली बार सुदेश महतो जी भी नहीं थे आजसू के एनडीए में, अलग अलग भाजपा वो चुनाव लड़े थे। तो मुझे लगता है कि ये निर्भर करता है, नीतीश कुमार जी हैं, इनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, ये सब लोग मिलकर क्या तय करते हैं, ये निर्णय हो जाए, उसके बाद ही कोई विकल्प अगर बचता है तो उस विकल्प पर हम लोग बात करें। लेकिन मुख्य सड़क से न छोड़, मतलब मुख्य सड़क से न सही, लेकिन बाईपास के जरिए ही आप एनडीए के फोल्डर में आ गए हैं। ये अलग बात है कि झारखंड जो है वो जदयू पिछले बार भी बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार अगर गठबंधन के तहत चुनाव अगर लड़ता है तो क्या फॉर्मूला रहेगा? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये तो पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व दोनों का है, वही बात करेगा आपस में, और बात करके कितनी सीटें ये चाहते हैं जनता दल यू के लोग, और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए, आजसू का, एनसीपी का, इससे भाई गठबंधन का है देखते हुए, वही तय करेंगे दोनों मिलकर। अभी तक हम लोग के पास जो खबर आई है कि आजसू एनडीए से कम 20 से 22 सीट चाहता है और तकरीबन 7-8 सीटों पर बीजेपी तैयार भी है।
आप लोग के स्तर पे भी, आप लोग से भी जो डिमांड अगर गया होगा तो 7-8 सीट आप लोग भी दावा कर रहे होंगे, या एनसीपी भी एक सीट कम से कम वो चाहेगा ही, जो सीट वो उसके पास है। तो कुल मिलाकर क्या ये सीटों को लेकर कोई जो किचकिच होगी वो चुनाव से पहले सब दूर हो जाएगी? मुझे नहीं लगता है कि मन अगर बन जाएगा इन लोगों का कि हम लोग को मिलकर चुनाव लड़ना है तो सीटों की संख्या कोई मतलब नहीं रखेगी। मुझे लगता है कि ये जब बात कर रहे हैं सीटों के बंटवारे का, तो उसमें महत्वपूर्ण ये नहीं कौन कितना सीट ले लेगा, बल्कि कितने सीटों पर किसके उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं, मजबूत हैं। मुझे लगता है कि जो बातचीत शुरू इनकी हो रही है वो इस रूप में हो रही है कि जनता दल यू बता दे कौन उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं, आजसू बता दे कि कौन उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं, और भाजपा भी बताए। आप तो पूर्वी सीट से लड़ेंगे, कंफर्म है? अब ये तो मैं जब पार्टी में आ गया हूँ तो पार्टी वाले ही इसके बारे में कुछ भी कहेंगे जी। मैं अपने तय कुछ कहूँ। लेकिन पार्टी आपके लिए पूर्वी और पश्चिमी 2 सीट आपके पास में से आपका प्रेफर सीट कौन सा होगा? प्राथमिकता तो मेरी पूर्वी की ही रहेगी। अगर मुझे मौका मिलता है तो पूर्वी का ही मैं विधायक फिर से होना चाहूँगा जी। अब चूंकि तय करना, अब दिल्ली तय करेगी, पटना तय करेगी, ये सब तो क्लियर है। चूंकि आप जब आप पार्टी में अपनी भूमिका तय कर लिए हैं, आप अपनी पार्टी को भी विलय करने जा रहे हैं, तो सब कुछ जो है अब निर्भर करेगा कि बड़े नेता इसमें क्या चाहते हैं। झारखंड में क्या स्थिति रहेगी, सीन क्या रहेगा? कड़ी लड़ाई है झारखंड में, मैं जो देख रहा हूँ जमीनी स्तर पर भी। इसलिए केवल सीटों का बंटवारा ही पर्याप्त नहीं होगा कि एक पर सहमति हो गई, उम्मीदवार भी चाहिए और पार्टी का नेतृत्व तीनों पार्टियों का मिलकर जो मुद्दे हैं उन पर भी एकमत हो। कोई मुद्दा ऐसा हम न पकड़ें जिसमें कोई समाज का कोई वर्ग छिटक जाए इससे, तो सब मिला जुला कर ही करना पड़ेगा। और जहाँ तक अभी जो सरकार है, तो सरकार ने कई ऐसी घोषणाएं की हैं लोक लुभावनी हैं, उनके बारे में जनता को सही स्थिति कैसे बता सकते हैं हम लोग, ये इस पर निर्भर करेगा। तो बहुत आसान नहीं है, टक्कर कड़ी है। अभी महागठबंधन कई योजना ला रही है, मैया योजना है, कई तरह की योजना है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने की बहुत सारी कयास शुरू हो गए हैं। देखिए ना, पार्टियां करती हैं, हर पार्टी चुनाव के लिए अपनी अपनी घोषणाएं, निर्णय ये सब करती हैं। इसलिए अगर सरकार या महागठबंधन ये कर रहा है तो कोई अनुचित नहीं है। मगर एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि चुनाव 2-3 महीना रह जाता है, तब इन घोषणाओं का लागू होना बड़ी मुश्किल हो जाता है। आज मैया योजना का फॉर्म भरा जा रहा है, इतनी तैयारी नहीं है सरकार की कि सुचारू रूप से इसको हम करा लें। मैं कल अपने क्षेत्र में घूम रहा था, जहाँ जहाँ केंद्र बने हैं लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग आक्रोशित हैं। फॉर्म जमा करने में, नहीं जमा करने में 5 तरह के पेच हैं। जमा करके ले लेते हैं, नीचे डाटा एंट्री ऑपरेटर और आंगनबाड़ी की बहनें, तो वहाँ सर्वर ही डाउन हो जाता है। तो लोकसभा में भी तो कांग्रेस ने 8,500 रुपया देने का हुआ था, किया था। तो इसीलिए चुनाव के समय घोषणाओं का उतना असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल असर नहीं पड़ता है नहीं कहा जा सकता है। मगर अब इसके कारण से कोई अच्छी योजना चल रही है, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि आपने पहले 10 अगस्त रखा था डेट, 15 अगस्त कर दिया आपने। आपका सिस्टम ही तैयार नहीं है कि फॉर्म ले सके। आप इसमें कोई डेट मत रखिए। आचार संहिता जिस दिन घोषित होती है चुनाव की, उससे 1 दिन पहले तक ये फॉर्म जमा हो सकता है। ये बात कह दीजिए तो देखिए भीड़ भी छट जाएगी, सर्वर पर लोड भी कम हो जाएगा और महिलाओं को फॉर्म जमा होके और ये पैसा मिलने भी लगेगा। इस बार सदन में एक खास मुद्दा उठाया आपने, वो है स्वास्थ्य विभाग में घोटाले का, और मौजूदा जो मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उनके ऊपर भी आपने कहा कि भाई आप इस मुद्दे की जांच करा लीजिए, चूंकि आप सरकार में हैं, सीबीआई से जांच कराइए, किसी भी एजेंसी से। तो ये मुद्दा कितना गंभीर है? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में करीब हमने आधा दर्जन बड़ी गंभीर मुद्दे उठाए हैं, जिसका मैंने सबूत दिया है। सरकार ने कहा जांच कराएंगे, कोई इसी में भी जांच पूरा नहीं हुई। इस बार मैंने यही उठाया कि एक फार्मेसी काउंसिल है, उसके रजिस्ट्रार की बहाली के लिए मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है कि बहाली करे। ये फार्मेसी काउंसिल के डायरेक्टर ही आपस में सहमति बना के किसी का नाम भेजते हैं, सरकार उस पर मोहर लगाती है। इन्होंने कहा कि हम बहाल करेंगे। 17 आवेदन आए, 17 आवेदन में PhD हैं, MSc हैं, ऐसे लोग हैं।
अब उनको छांट के और उसमें से एक आदमी राहुल कुमार है, उसको इन्होंने ले लिया। और ये राहुल कुमार जो पहले रजिस्ट्रार थे, उनका साला है, तो उसको कह दिया, अब नोटिफिकेशन निकलवा दिया कि राहुल कुमार को का निर्णय हो गया कि इनको बनाया जाए, मगर एक कमेटी बनेगी 3 आदमी की जो इनके योग्यता की जांच करेंगी, योग पाए जाएंगे तो इनकी नियुक्ति हो जाएगी। अब इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। 17 में से कौन योग है आपको देखना चाहिए था। तो मैंने कहा था इसमें, लाभ दिलाने हाँ मैंने कहा था कि इसमें तो लोग कह रहे हैं कि 1 करोड़ 17 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और 1.5 लाख का सौदा है, बाकी बचा हुआ है। मैंने सबके सामने कहा वाला कि आपने बघमारा के लोगों से वादा किया था, खास करके उन भू पीड़ितों से जिनकी जमीनें किसी न किसी कारण से अतिक्रमण करके वहां पे माननीय महोदय के द्वारा रखा गया है। क्योंकि अभी भी इस मामले को लेकर जो जांच होनी चाहिए वो जांच नहीं हो पाई है। खास करके आपने गवर्नर को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, जांच के लिए जो पत्र है वो पत्र डीसी के पास आ गया, डीसी ने सीओ को भेज दिया, जांच कहां तक पहुंची ये पता नहीं चल पा रहा है। तो अब आप इस मामले को लेकर क्या छोड़ देंगे या इस पर तब तक कार्रवाई करते रहेंगे या इसकी जानकारी लेते रहेंगे जब तक उसमें न्याय नहीं मिल जाए? इस बारे में मैंने विधानसभा में 2 सवाल डाला था। एक सवाल था कि चिटाही में महिलाओं के साथ मारपीट हुई, उसमें नामजद अभियुक्त हैं, केवल एक शराबी आदमी को पकड़ लिया। तो ये पूछा था, इसमें सरकार का उत्तर आया कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है, बाकी को और पकड़ा जा रहा है, मगर आज तक कोई दूसरा नहीं पकड़ा गया है। इसका मतलब है कि वहाँ के थानेदार पर ऊपर के अधिकारी, चाहे एसपी हों या डीआईजी हों या आईजी हों, किसी न किसी का दबाव है कि तुम इन अभियुक्तों को पकड़ो मत, नहीं तो कोई भी इंस्पेक्टर अपने कैरियर को देखकर उसको नहीं पढ़ने का काम नहीं कर सकता है। ये मैंने विधानसभा में भी कहा। ये है जमीन का मसला, जमीन के मसले पर भी मैंने सवाल डाला था विधानसभा में, उसका उत्तर आया। उत्तर में सारी बातें सही आ गई, जो मैंने कहा था नाप जोख के कि एक तरफ बाउंड्री खुली हुई है और जो सरकारी ज़मीन है उसका खाता खतियान के साथ आ गया, 16-17 एकड़ सरकारी ज़मीन है। तो ये सब सवाल आ गया, केवल यही जवाब नहीं आया कि दीवार खड़ा किसने किया है। तो हमने ही पूछा कि भाई कहीं भगवान विश्वकर्मा तो रात में आके नहीं दीवार खड़ा कर दिए होंगे, उसकी जांच किसी ने खड़ा किया है तो उसका नाम ही तो बताना चाहिए। तो हो क्या जाता है कि इस पर इतना हल्ला हंगामा भाजपा के मित्रों द्वारा विधानसभा में हो जाता है कि सवालों पर बहस नहीं हो पाती, वाद विवाद नहीं हो पाता है। तो ये तो हमारे सवालों का उत्तर दिया है और मैंने उनको वादा किया है कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। आज भी उसमें से 2-1 लोग आए थे, मैंने कहा कि मैं रहूंगा खड़ा, आप मुझे बताइए कि आप मेरे लिए ये करिए। मतलब आप एनडीए फोल्डर में आने के बाद ये मुद्दा भूल नहीं जाएंगे आप? तो एनडीए फोल्डर से क्या होता है? अगर कोई अपराध है तो अपराध है। कोई एनडीए का आदमी अपराध करता है तो हम कैसे कहेंगे कि अपराध नहीं है? और मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि जो गरीब हैं, मजलूम हैं, दबे कुचले हुए लोग हैं, उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ और ये आवाज़ तो मैं उठाऊँगा। हाल ही में एक दुखद घटना धनबाद में जनता मजदूर संघ के नेता और जदयू के बड़े नेता रहे हैं पूर्व मंत्री बच्चा बाबू का निधन हो गया। आज आप उनके श्रद्धांजलि सभा में भी गए थे, तो उनका कमी जो है झारखंड के लिए एक बड़ा दुखद रहा है। मैं गया था, हम लोग से आत्मीय संबंध भी थे और मंत्री भी थे, तो एक अच्छा मंत्री थे, कहीं कोई दाग आरोप उन पर नहीं था। थोड़ा सुनापन लगता है, मेरी भी एक उम्र भी हो गई थी, बीमारियां भी हो गई थी, एक तरह से बीमारियों से ईश्वर ने मुक्ति दिला दी, ये भी कहा जा सकता है। मगर ऐसी स्थिति में तो सामान्य रूप से भी और विशेष रूप से भी व्यक्ति के ऊपर शोक छा जाता है और वहाँ जाने पर और अधिक लगता था कि जैसे घर झाएँ झाएँ कर रहा है, सुनापन लग रहा है यहाँ पर। मगर अब जो चला गया वो फिर से तो लौट के नहीं आने वाले हैं। उनके जाने के साथ ही एक पीढ़ी विदा हो गई हम लोगों के बीच में से। आखिरी सवाल सर है कि आपके अलावा अगर जदयू के स्तर पर अगर हम बात करें तो कुल कौन कौन से वो सीट होगी जहां पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके वो जो वहाँ चुनाव लड़े तो अच्छा रिजल्ट हो सके? नहीं, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं है, मुझे किसी ने कहा भी नहीं है कि आप इसके बारे में चिंता करिए। मुझे लगता है कि दिल्ली वाले ही चिंता कर रहे हैं और वो संतुष्ट हैं अपने प्रयत्नों से, मुझे लगता है, और उनको लगता है कि नहीं समझौता हो जाएगा। तो देखिए बात बनते बनते बन ही गई है और सरजू राय
आखिरकार जदयू के विधिवत रूप से जदयू में शामिल भी हो गए हैं और अपनी पार्टी भाजपा को जल्द ही विलय करने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहिए तो बरसों बाद, माने 5 साल ही सही, लेकिन वापसी जो है एक घर वापसी जैसा ही है। बस यह है कि घर का बंगला दूसरा वाला हिस्सा मिला है, वो दूसरे हिस्से का ये मालिक करीब करीब एक ही है और एक ही परिवार होने जा रहा है। आने वाले समय में सरयू राय की भूमिका कुछ और भी यहाँ देखने को मिलेगी, खासतौर पे चुनाव जैसे नजदीक आ जाएंगे तो ये विलय का काम भी पूरा हो जाएगा और साथ साथ एनडीए का फोल्डर भी मजबूत हो जाएगा। यानी इस बार महागठबंधन से एनडीए की जो लड़ाई होगी वो काफी दिलचस्प होगी। देखना है कि परिणाम क्या होता है। सहयोगी सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एनपी, धनबाद।